हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और मेरी ओर से सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत। आज मैं एक विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं, वो है मोल कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं मोल की धारणा। अब ये मोल की धारणा क्या है, इसके बारे में आप इस वीडियो में समझेंगे। मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल की धारणा। मोल की धारणा, मोल की धारणा, मोल की धारणा, जिसको कि कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, इसको बहुत ध्यान से आप देखिए और समझने का कोशिश करिए। ये जो मोल की धारणा है, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि संसार में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व है, उनका एक परमाणु का मात्रा या उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, ये जानने के लिए हम जिस इकाई का व्यवहार करते हैं उसे AMU कहते हैं। AMU यानी इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। AMU का पूरा नाम हुआ एटॉमिक मास यूनिट, है ना। AMU को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो एटॉमिक मास यूनिट का ही शॉर्ट फॉर्म है AMU। अर्थात किसी भी परमाणु के जो वास्तविक उसकी मात्रा होती है, उसे जिस इकाई के द्वारा हम व्यक्त करेंगे उसे ही हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट हम लोग समझ गए हैं कि किसी भी परमाणु को उसके कितनी मात्रा है, इसे जानने के लिए जो हम इकाई का व्यवहार करते हैं उसे ही AMU कहते हैं। इसका मान होता है, देखा गया है कि अलग अलग परमाणु के भार अलग अलग होते हैं। अर्थात अलग अलग जो तत्व होते हैं वो एक ही वजन वाले नहीं होते हैं, सभी तत्व अलग अलग वजन वाले होते हैं। इसलिए उसके परमाणु का भार भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसलिए चूंकि परमाणु का भार अलग अलग होंगे तो हम इस जो यूनिट है, इस यूनिट से ही हम क्या करते हैं, उसका तुलना करते हैं और तब निकल जाता है उसका AMU, अर्थात उसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का अगर परमाणु भार हम जानना चाहेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार हम लोग कहते हैं इसका परमाणु भार 2 है ना। हाइड्रोजन गैस का परमाणु भार हम लोग कितना बोलते हैं, इसका 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका 2 जो है AMU, इसका क्या है, परमाणु का भार है। उसी तरह से ऑक्सीजन का अगर हम पूछते हैं कि O2 गैस का परमाणु भार कितना है, तो हम लोग बोलते हैं 16 × 2 = 32। तो ये 32 जो है वो ऑक्सीजन का परमाणु भार है। हीलियम का परमाणु भार कितना है, तो हीलियम का जब निकालने जाते हैं तो चूंकि इसका आता है 4, तो इसका 4 AMU इसका क्या होता है, परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार क्या है, एक तुलनात्मक इकाई है। अर्थात किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो बताती है कि उस तत्व के परमाणु का भार कार्बन के 1/12वां भाग, कार्बन के एक परमाणु के 1/12वां भाग से कितना गुना भारी है, उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। और इसलिए परमाणु भार को जब हम व्यक्त करते हैं तो इसका कोई इकाई नहीं होता है, इसका कोई इकाई हम लोग नहीं देते हैं। हालांकि इसमें जब परमाणु भार निकालते हैं, ग्राम परमाणु भार निकालते हैं, तो उसमें हम ग्राम लगा देते हैं। अब जैसे हम अगर निकालें हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार, H2 का ग्राम परमाणु भार, है ना। तो H2 का ग्राम परमाणु भार अगर निकालते हैं तो इसका हाइड्रोजन का चूंकि 1 माना जाता है तो 1, और चूंकि 2 इसका परमाणु है इसलिए 1 × 2 = 2।
तो ये जो 2 निकला है उसको हम ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ग्राम परमाणु भार यानी परमाणु भार को हम ग्राम में व्यक्त कर दिए। तो जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं, और इसलिए तब हाइड्रोजन का जो ग्राम परमाणु भार है वो 2 ग्राम होगा। ठीक है, तो अब हम इतना जान गए हैं कि किसी भी परमाणु का जो मात्रा होता है उसे हम अगर ग्राम में व्यक्त करें तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। चूंकि हम आज मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी करेंगे। तो अब ये 2 ग्राम जो हाइड्रोजन का परमाणु का भार है, इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी ये हमको जानना होगा। इसमें अणुओं की संख्या होगी 6.022 गुना 10 पर पावर 23। अब हम कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो ये देखिए सबसे पहला वैज्ञानिक जो परमाणु के विषय में बतलाया था कि अलग अलग गैसों के अगर हम एक निश्चित आयतन लेते हैं तो उसमें अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये एवोगाड्रो संख्या कहलाता है, क्योंकि एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया, इस सिद्धांत को दिया। उनके अनुसार एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये इनका सिद्धांत था, और इसी सिद्धांत पर अगर हम कोई भी गैस क्यों न ले लें, उसका अगर समान आयतन लें तो उसमें अणुओं की संख्या निश्चित होगी। और इसके आधार पर उन्होंने ये बताए कि 22.4 लीटर अगर किसी भी गैस का आयतन ले लेते हैं 22.4 लीटर, चाहे वो आयतन H2 गैस का हो, चाहे वो आयतन NH3 गैस का हो, चाहे N2 गैस का हो, चाहे O2 गैस का हो, सभी में अणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यानी 22.4 लीटर में हाइड्रोजन के जितने अणु होंगे, 22.4 लीटर में अमोनिया के भी उतने अणु होंगे, 22.4 लीटर में नाइट्रोजन के भी उतने अणु होंगे, और 22.4 लीटर में ऑक्सीजन के भी उतने अणु होंगे। वो अणु होंगे कितने, वो होंगे 6.022 गुना 10 पर पावर 23। तो ये जो अणु है ये हमेशा क्या होगा, समान होगा। इसी को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर को हम Na के द्वारा सूचित करते हैं, अर्थात A से एवोगाड्रो, N से नंबर, इसलिए एवोगाड्रो नंबर को हम A से सूचित करते हैं, कैपिटल N कैपिटल A से सूचित करते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो ग्राम अणु आयतन के लिए भी वैल्यूएबल है और ग्राम अणु भार के लिए भी वैल्यूएबल है। तो अब एक बात जो हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं वो देखिए, वो क्या है। जैसे कहा गया है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग जानते हैं कि ग्राम अणुभार जब हम निकालेंगे ऑक्सीजन का, तो जितना उसका ग्राम अणुभार निकलेगा, अर्थात उसका जो मोलिकुलर वेट निकलेगा, तो जितना भी मोलिकुलर वेट होगा उसमें अणुओं की संख्या बराबर होंगे, अर्थात 6.022 गुना 10 पर पावर 23 होगा। तो चूंकि ऑक्सीजन का जब मोलिकुलर वेट हम निकालने जा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए 16 गुना 2 बराबर 32। तो ये जो 32 निकाले हैं ये O2 का क्या हुआ, O2 का अणुभार हुआ, अणुभार। इसको अगर ग्राम अणुभार में निकले O2 का ग्राम अणुभार, तो O2 का ग्राम अणुभार अगर हम कहेंगे तो आ जाएगा कितना, 32 ग्राम, इसमें ग्राम लगा देंगे, ठीक है। तो 32 ग्राम क्या हुआ, O2 का ग्राम अणुभार, और इस O2 का ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 6.022 गुना 10 पर पावर 23 होगी, ठीक है। इसी तरह से हम अन्य तत्वों का भी क्या कर सकते हैं,
अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। और ये जो एवोगाड्रो नंबर है, इस नंबर को हम एक मोल भी कहते हैं, अर्थात एक मोल में अणुओं की संख्या 6.023 गुना 10 पर पावर 23 होते हैं। यानी अगर हम देखें तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर जो 10 टू द पावर 23 है, ठीक है, इसको हम एक मोल भी कह सकते हैं। अर्थात एक मोल किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के 1 ग्राम अणुभार में उपस्थित अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या या परमाणु संख्या को ही हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मोल भी जान सकते हैं कि किसमें कितना मोल हो सकते हैं। अगर हम कहें कि 64 ग्राम O2 गैस में अणुओं की संख्या कितनी होगी? निकालो, अणुओं की संख्या कितनी होगी? अणुओं की संख्या कितनी होगी, है ना? यह क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या हो गया क्वेश्चन कि 64 ग्राम O2 गैस में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो आखिर इसको हम कैसे निकालेंगे कि 64 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले O2 का मोलिकुलर वेट, जैसा कि हम बता चुके हैं, O2 का ग्राम अनुभार बराबर 16 गुना 2 बराबर कितना आया? 32। ठीक है, एक ही बार ग्राम लिख देते हैं क्योंकि ग्राम अनुभार हम लोग निकाल लिए हैं। अब ये 32 ग्राम जो निकला है, तो 32 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.023 गुना 10 पर पावर 23। तो लिखेंगे यहां पे, चूंकि 32 ग्राम O2 में अणुओं की संख्या कितना होगी? तो 6.022 गुना 10 पर पावर 23। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम में कितना अणु होगा निकाल सकते हैं। कितना अणु होगा? तो 6.023 गुना 23 और डिवाइडेड बाय कितना 1 ग्राम में कितना होगा? डिवाइडेड बाय 32। और फिर अगर 64 ग्राम कहा कि 64 ग्राम अगर O2 हम ले लेते हैं तो उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय कितना कर देंगे? तो 64 कर देंगे। इसको हम काट लेंगे, आएगा 2। अब क्या करेंगे? 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम जितना भी मात्रा क्यों ना दे दिया जाए, ठीक है, 32 दिया, कभी हो सकता है 16 दिया, कभी 8 ग्राम भी दिया, तो जितना भी देगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कि कितना ग्राम कोई भी यौगिक है या कोई भी तत्व है तो उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी। और इसी तरह से मोल भी हम निकाल सकते हैं। मोल के बारे में थोड़ा सा देखिए कि मोल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चूंकि मोल की अवधारणा हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मोल भी जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे हम लोग घर में व्यवहार करते हैं नमक, है ना? तो नमक का अणुसूत्र क्या होता है? आप जानते हैं, नमक का अणुसूत्र होता है NaCl, होता है ना? अब NaCl जो नमक हम लोग रोज रोज अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, उनका अगर मोलिकुलर वेट निकालना चाहते हैं तो चूंकि सोडियम का हुआ 23 प्लस क्लोरीन का हुआ 35.5, इसको अगर निकालते हैं तो आ जाता है 58.5, ठीक है, ग्राम। अब अगर 58.5 ग्राम नमक हम अगर ले लेते हैं तो उसका मात्रा कितना कहलाएगा?
उसका मात्रा 1 मोल कहला सकता है। ठीक है, तो अगर हम एक ग्लास के अंदर हम इसमें नमक भर दे रहे हैं, ठीक है, और इस नमक का मात्रा कितना है, तो इस नमक का मात्रा है 58.5 ग्राम। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस कप के अंदर जो नमक रखा हुआ है उसका मात्रा क्या है, 1 मोल है, 1 मोल नमक। तो 1 मोल नमक में कितना मात्रा होता है, 58.5 ग्राम। अगर इसी हिसाब से हम इस नमक को कम कर लेते हैं तो उसी हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मोल का गणना भी कर सकते हैं। अगर हम कहें इसमें कि 58.5 इंटू 2 अगर करते हैं तो आ जाता है कितना, 0, फिर 7, 11, तो 117 ग्राम अगर नमक ले लिया जाए, ठीक है, तो कितना मोल होगा नमक। अगर मान लिया जाए एक कप के अंदर हम नमक ले लिए हैं, कितना नमक ले लिए हैं, इसके अंदर 117 ग्राम क्या लिए हैं बताइए, नमक ले लिए। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए कि इस कप के अंदर कितना मोल नमक होगा, तो कितना होगा, चूंकि 58.5 ग्राम NaCl में 1 मोल है ना, इसलिए 1 ग्राम NaCl में कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 58.5, इसलिए कितना हम लोग ले रहे हैं, 117.0 यानी 117 ग्राम ले रहे हैं। तो इसमें कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 117। अब इसको काट देंगे 2 से, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें कितना मोल लिए हैं, तो 2 मोल क्या लिए हैं, 2 मोल नमक लिए हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितना ग्राम अगर हम कोई यौगिक लेते हैं या कोई तत्व लेते हैं तो उसमें कितने मोल उस तत्व के हो सकते हैं या उस यौगिक के हो सकते हैं, जैसा कि नमक के बारे में हम बता दिए। अब अगर कहा जाए चीनी हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, चीनी का अणुसूत्र क्या होता है, C12H22O11। ये देखिए हम लोग रोजमर्रा के जिंदगी में चीनी का व्यवहार करते हैं, अर्थात चाय हम लोग पीते हैं तो उसमें चीनी जरूर डालते हैं, या और भी मिठाई खाते हैं तो उसमें चीनी जरूर डाला जाता है। तो चीनी का जो अणुसूत्र है वो क्या है, C12 प्लस H22 और O11। अब इसका अगर मोलिकुलर वेट हम निकालना चाहेंगे तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, ध्यान से देखिए। कार्बन का होता है 12, चूंकि इसका 12 परमाणु है इसलिए 12 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए चूंकि 22 अणु है, इसका 22 अणु है, तो इसलिए इसका कितना होगा, 22 इंटू 1, अब प्लस, चूंकि जैसे ही एलिमेंट चेंज होगा आप बीच में प्लस कर दीजिएगा, और ऑक्सीजन का 11 है तो 16 इंटू 11 यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आता है 671, यानी इसका आएगा 176 प्लस 22 प्लस 144। अगर हम सबको मल्टीप्लाई सबको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 2, 9, 13 का 3, बाकी 1,
2 2 4 4 2 6 4 1 5 6 2 8 4 12 के 2 बाकी 1 8 8 2 10 10 4 14 14 के 4 बाकी 1 1 1 2 1 3 342। तो ये 342 जो ग्राम आया है वो चीनी का क्या आया है? चीनी का आया है मोलिकुलर वेट। तो अब 342 ग्राम जो हुआ है 342 ग्राम, तो इस 342 ग्राम में कितना मोल होगा? तो 1 मोल होगा। तो अगर हम चीनी लेते हैं, मान लिया जाए इसमें चीनी ले रहे हैं हम, ठीक है, तो चीनी जब ले रहे हैं तो इसके अंदर 342, ठीक है, 342 ग्राम चीनी ले लिए, है ना। तो इसका मान कितना होगा? 1 मोल होगा। अब अगर कोई 342 के जगह पर 171 ग्राम चीनी लेता है और हमसे पूछता है कि 171 ग्राम इसमें चीनी है, तो बताइए इसके अंदर कितना मोल चीनी है। आप घर में चीनी का वजन निकाल करके आप उसका मोल निकाल सकते हैं। अगर 171 ग्राम चीनी आप लिए हैं तो इसमें मोल कितना होगा वो आप जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? तो देखिए अभी हम निकाले हैं कितना बताइए? 342। तो लिखेंगे चूंकि 342 ग्राम चीनी में 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इसका वजन हुआ। तो 1 ग्राम चीनी में कितना होगा? 1/342, इसलिए कितना निकालेंगे हम? 171 ग्राम। तो 171 ग्राम में कितना मोल होगा? तो 1/342 इंटू 171, इसको काट लीजिए। काटने के बाद क्या आएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 1/2 आया इसका आंसर। यानी हाफ मोल, अगर 171 ग्राम चीनी लेते हैं तो उसका मोल में वजन कितना होगा? तो हाफ मोल होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.5 मोल, ठीक है। तो इस तरह से आप मोल को कैलकुलेशन करना सीख गए हैं। मोल कॉन्सेप्ट में यही है कि जो भी पदार्थ का परमाणु भार होता है उसका जो अणुभार होता है उस अणुभार के बराबर ही क्या होता है? 1 मोल होता है, और उसमें अणुओं की संख्या 6.023 गुना 10⁻23 होता है, जिसको कि हम एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। तो इस तरह से आप इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, उस सवाल को हम इसी तरीके से बना सकते हैं। उसमें या तो किसी गैस का होगा तो आयतन पूछा जाएगा। जैसे हम गैस के बारे में अगर हम देख लें कि जैसे अमोनिया गैस लिया गया है, ठीक है, तो अमोनिया गैस अगर मान लिया जाए 34 ग्राम अमोनिया आपको मिला है, तो अगर पूछा कि 34 ग्राम अमोनिया का आयतन कितना होगा, अर्थात वो जगह कितना घेरता है, तो जगह घेरने के लिए हम जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल जो अणुओं की संख्या होती है, उस 1 मोल के अणुओं की संख्या में आयतन होता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो अमोनिया का जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 14 + 1 × 3 = 14 + 3 = 17, ठीक है। तो 17 ग्राम जो अमोनिया का गैस है उसमें 1 मोल आयतन होगा, और 1 मोल में उसका जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर होगा। तो इस तरह से हम अगर कोई कहा कि 34 ग्राम अगर अमोनिया गैस आपको दिया गया है तो आप बताइए कि उसका आयतन कितना होगा एनटीपी पर। तो एनटीपी पर आयतन अगर निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे चूंकि 17 ग्राम NH3 में, या का लिखिए, का आयतन कितना हुआ? 22.4 लीटर,
ठीक है। इसलिए 1 ग्राम अमोनिया का आयतन 22.4 डिवाइडेड बाय 17, इसलिए आपको कितना निकालना है, हम बताया कि यहाँ पे 34 ग्राम आपको अमोनिया लेना है। तो बताइए 34 ग्राम अमोनिया में आयतन कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 34 से, इसको काट लीजिए आएगा 2 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा कितना, तो 44.8 लीटर। तो आप तमाम सवाल को बना सकते हैं, बशर्ते आप सबका मोलिकुलर वेट याद रखिए। मोलिकुलर वेट का एक चार्ट है दिया हुआ, बुक में आप देख लीजिए, उस चार्ट के हिसाब से आप मोलिकुलर वेट को जान लीजिए। अब मोलिकुलर वेट को जानने के बाद आप इससे बहुत सारे रिएक्शन भी आते हैं, उस रिएक्शन के भी सवाल बनते हैं। तो आप किसी भी सवाल में रिएक्शन का हो, इक्वेशन का बैलेंस करना हो, इक्वेशन का बैलेंस करके आप इसी तरीके का हिसाब किताब लगा करके आप उसमें क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर वेट उसका निकाल करके उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, उसका आयतन निकाल सकते हैं। अगर कोई गैस है तो उसका आयतन निकाल सकते हैं, या पर कोई अगर यौगिक है तो उसका मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।